स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने बेसिक बायोलॉजी के अंदर सेल डिवीज़न का अपना टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक का चौथा पार्ट अपने शुरू करने जा रहे हैं। उसी चौथे पार्ट के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस है यानी कि केंद्रक विभाजन है, उसकी बची हुई दो अवस्थाओं के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। तो इस अवस्था के अंदर अपने देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित होती है। और सबसे पहले अपने देखते हैं कि डायग्राम जो लास्ट अपने बनाया था वो कौन सा था। इस तरीके का अपने डायग्राम बनाया था जिसके अंदर ये जो गुणसूत्र होते हैं एक ही प्लेट में यानी कि एक ही रेखा पर पाए जाते हैं, और गुणसूत्र का जो काइनेटोफोर वाला भाग होता है ये इससे जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ये अवस्था थी। इस अवस्था के बाद में अगली जो अवस्था होती है एनाफेज यानी कि मेटाफेज में इस तरीके से एम प्लेट बनी थी जिसको इक्वेटोरियम प्लेट भी कहा जाता है। उसके बाद जब अगली अवस्था आती है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, इस अवस्था के दौरान क्या होता है, इस अवस्था के दौरान ये जो बीच वाला भाग होता है यहाँ से ये गुणसूत्र अलग हो जाते हैं यानी कि बीच में से टूट जाते हैं और एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर ये गति करते हैं। एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पे गति करेंगे। और आपको बस ये याद रखना है विशेष तौर पे कि ये जो बीच में इसका सेंट्रोमियर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये भाग हमेशा इन ध्रुवों की तरफ होता है, यानी कि सेंट्रोमियर के जो ध्रुव होते हैं उनकी तरफ होता है, जबकि भुजाएं ध्रुवों के विपरीत दिशा में होती है। भुजाएं कहाँ पे होती है? ध्रुवों के विपरीत दिशा में। तो देखते हैं इस अवस्था में दोनों अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड अलग अलग होकर प्रतिकर्षण बल के प्रभाव से, यानी कि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगता है, रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, इसके प्रभाव से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। यानी कि ये आपस में अलग होकर एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर गति करेंगे। और क्योंकि सेंट्रोमियर टूट जाते हैं यानी कि यहाँ पे बीच वाला भाग होता है ये टूट जाता है, जिसके कारण एक जो गुणसूत्र होता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और इस अवस्था में गुणसूत्रों के जो आकार होते हैं, कौन कौन से आकार होते हैं? आई शेप, वी शेप, जे शेप, एल शेप। यानी कि ये जो आकार होते हैं इन आकार को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी यहाँ पे जो गुणसूत्र होंगे इनके आकार को आसानी से पहचाना जा सकेगा कि कौन कौन से आकार में यहाँ पे गति कर रहे हैं। ठीक है, इन आकारों को एक ही अवस्था के अंदर पहचाना जा सकता है और उस अवस्था को बोलते हैं पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। ठीक है, और अपने उससे पहले पढ़ा था कि कौन सी अवस्था के अंदर गुणसूत्रों की आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तो वो है मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था। उसके बाद अपने जब गुणसूत्रों का यहाँ पे एक प्रकार से विघटन होता है यानी कि टूटते हैं, तो उसके बाद आती है अगली अवस्था। ठीक है, ये अवस्था थोड़े समय के लिए होती है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। जो पहले वाली अवस्था थी वो थे 6 से 13 मिनट के लिए, और फिर ये अगली अवस्था में पहुंच जाएगा यानी कि अंत्यावस्था, टेलोफेज। इस टेलोफेज के अंदर ये जो अवस्था है ये इसको अपने एनाफेज बोलते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र ये अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर विशेष तौर पे देखा जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ
प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज अवस्था दोबारा आ जाएगी इसी अवस्था के अंदर, टेलोफेज के अंदर। किस तरीके से? यहाँ पे सबसे पहले केंद्रिका बन जाएगी, ठीक है, इसके चारों ओर दोबारा से केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, यानी जो कोशिकांग गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे, वो दोबारा से आ जाते हैं। मैट्रिक्स समाप्त होते ही यहाँ पे क्रोमेटिन जो रेसे होते हैं, क्रोमेटिन जाल होता है, वो दोबारा से बन जाते हैं। क्रोमेटिन रेसे यहाँ पे दोबारा से बन जाएंगे और वही जो अर्धगुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, वो दोबारा से यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। और वही गोल्जिकाएँ और वही अंतःद्रव्यीय जालिका होती है, ER, और गोल्जिकाएँ वो दोबारा से बन जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज की जो अवस्था होती है वो दोबारा से आ जाती है। एक घटना और इसके अंदर घटित होती है, जब इस अवस्था से ये अवस्था दोबारा आती है तो उसी दौरान ये जो गुणसूत्र होते हैं ये यहाँ पे एस्टर यानी कि तारक केंद्र की तरफ गति करेंगे, जिसके दौरान यहाँ पे दो प्रकार के केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, यानी यहाँ पे दो केंद्रक बन जाएंगे, क्योंकि गुणसूत्र यहाँ पे इनमें गति कर रहे हैं केंद्रकों की तरफ। इस दौरान यहाँ पे बनेंगी दो कोशिकाएं। यहाँ पे देखा जाए तो केंद्रक विभाजन ही हो रहा है, और केंद्रक विभाजन को ही बोलते हैं अपने कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसी केंद्रक विभाजन के कारण यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं पुत्री कोशिकाएं या फिर डॉटर सेल्स, ठीक है। यानी दोबारा से वही अवस्था आ जाएगी। तो देखते हैं इसके अंदर, इस अवस्था में दोनों ध्रुवों का मैट्रिक्स समाप्त हो जाता है, यानी कि जो बीच वाला मैट्रिक्स भाग होता है यहाँ पे, जहाँ पे ये गुणसूत्रीय तंतु होते हैं, जहाँ पे गति करते हैं, ये मैट्रिक्स भाग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और दोबारा क्रोमेटिन जाल बन जाएगा। यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन जाल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद गुणसूत्रों का विघटन हो जाता है, यानी कि दोबारा से ये गुणसूत्र टूट जाएंगे, यानी कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये दोबारा से चेंज हो जाएंगे किसके अंदर? क्रोमेटिड, यानी कि अर्ध गुणसूत्र यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे खास केंद्रक झिल्ली बनेगी, इसके चारों ओर केंद्रिका बनेगी, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका निर्माण होगा। उसके बाद गोल्जिकाएँ और दोबारा बन जाते हैं, यानी कि गोल्जिकाएँ दोबारा बन जाएगी। इसके अंदर जो जो कोशिकांग इसमें गायब हुए थे वो दोबारा से आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने कैरियोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन के अंदर जो जो अपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो अवस्थाएं आई थी उनको अपने रिकॉल करने जा रहे हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने ये डायग्राम बनाया था, और ये जो अवस्था आती है ये वो अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार का केंद्र का विभाजन नहीं होता है, और इस अवस्था को बोलते हैं पूर्व अवस्था की, यानी कि प्रोफेज की पहले की अवस्था। यानी प्रोफेज की जो घटना घटित होती है उससे पहले कौन सी अवस्था होती है? वो ये अवस्था होती है जिस दौरान ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है, इसी के अंदर गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है, केंद्रिका भी पाई जाती है, यहाँ तक कि तारक केंद्र भी पाए जाते हैं। उसके अलावा अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड भी पाए जाते हैं, और क्रोमेटिन जो जाल होता है, तंतु होते हैं, रेसे जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं इसके अंदर। और सबसे खास बात,
इन सब को कवर करने वाली केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। कब पाई जाती है? पूर्व अवस्था से जो पहले की अवस्था होती है, यानी पूर्व अवस्था से जो पहले की अवस्था होती है उसमें ये संरचना पाई जाती है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। उसके बाद जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं अपने प्रोफेज, यानी कि पूर्व अवस्था। इस दौरान जो ये क्रोमेटिड होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ये आपस में जुड़कर निर्माण कर लेते हैं गुणसूत्रों का। किसका निर्माण कर लेते हैं? गुणसूत्रों का। और इससे भी पहले सबसे खास घटना क्या होती है, जो यहाँ पे ये तारक केंद्र पाए जाते हैं, ये गति करते हुए अपने एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इनको एस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। और ये जो आपको इसके चारों ओर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एस्टर रे, यानी कि एस्टर किरणें, रश्मि किरणें। इसको बोलते हैं रश्मि किरणें या फिर एस्टर रे। यहाँ पे इनके बीच में फिर निर्माण होगा गुणसूत्रीय तंतुओं का, जिसको बोलते हैं तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं। तो फिलहाल पूर्व अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसके बाद जो अवस्था आती है वो क्या होती है? प्रोफेज, यानी कि यहाँ पे केंद्रक विभाजन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान जो गुणसूत्र होते हैं ये इन दोनों ध्रुवों के बीच में होते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेज के बाद जो अगली अवस्था आती है मेटाफेज। कौन सी अवस्था आती है? मेटाफेज अवस्था आती है। इस दौरान इनके बीच में गुणसूत्रीय जो तंतु होते हैं, जिनको अपने तर्कु तंतु ही बोलते हैं, इन तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है, जहाँ पे ये गुणसूत्र गति करते हैं। और ये जो सारे के सारे गुणसूत्र होते हैं ये एक ही सीध में आ जाएंगे। इस अवस्था में एक ही सीध में आ जाएंगे। और यहाँ पे बीच में एक मेटाफेज या मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं, जिसको अपने एम प्लेट भी कहते हैं। और एक और नाम बताया था इक्वेटोरियम प्लेट। क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेटोरियम जो प्लेट होती है वो किस अवस्था में निर्मित होती है, किस अवस्था में बनती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेटाफेज, यानी कि मध्य अवस्था। एक और ख़ास बात जो आपको बताई थी कि गुणसूत्र के जो आकार होते हैं, यानी कि गुणसूत्र की जो आकार की होती है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसका अध्ययन किया जाता है कौन सी अवस्था में? मेटाफेज के अंदर। कौन सी अवस्था में करते हैं? मेटाफेज के अंदर करते हैं। मेटाफेज के बाद में जो अगली अवस्था आती है उसको बोलते हैं एनाफेज, यानी कि इस अवस्था को क्या बोलेंगे? एनाफेज। यहाँ पे एक प्रकार से प्रतिकर्षण यानी कि रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, जिसके दौरान ये जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ये बीच में से टूट जाएंगे। और टूटने के दौरान एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों में ये क्या करेंगे? गति करेंगे, विपरीत ध्रुवों पर गति करेंगे। और यहाँ पे ये अवस्था आ चुकी है एनाफेज। और इसी अवस्था के अंदर ये जो गुणसूत्र होते हैं एल शेप, वी शेप, आई शेप या फिर जे शेप, ये जो गुणसूत्र के जो आकार होते हैं अलग अलग, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है कौन सी अवस्था में? एनाफेज, यानी कि पश्चात अवस्था में। ठीक है। उसके बाद ये अवस्था जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये जो गुणसूत्र होंगे ये इन तारक केंद्र की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। और इनके साथ में क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुणसूत्रों का संघनन यहाँ पे भी हो चुका है, और यहाँ पे तो गुणसूत्रों का बहुत ज़्यादा संघनन हो चुका है, अत्यधिक संघनन हुआ है। किनका हुआ है? गुणसूत्रों का। उसके बाद ये जो गुणसूत्र होते हैं ये इन तारक केंद्रकों के साथ में जुड़ जाएंगे, और एक प्रकार से यहाँ पे दो केंद्रक का निर्माण होंगे, यानी कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनेंगे। और ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे अलग अलग सेल्स में निर्मित होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे केंद्रक विभाजन पूरी तरीके से हो चुका है।
और इसी केंद्रक विभाजन के कारण यहाँ पे दो कोशिकाएं अलग अलग बन जाती है। एक दिखने में एक जैसी होती है लेकिन दोनों कोशिकाएं अलग अलग बन जाती है। इन्हीं दोनों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स, यानी कि पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिकाएं। फिर उसके बाद ये अवस्था दोबारा से वहीं पे पहुंच जाएगी जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि पूर्व अवस्था जो होती है वो दोबारा आ जाती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि रिवर्स ऑफ प्रोफेज किस उप अवस्था को कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टेलोफेज। कौन सी अवस्था? टेलोफेज, यानी कि उसके बाद में यहाँ पे टेलोफेज शुरू हो जाती है। टेलोफेज के अंदर ही यहाँ पे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और टेलोफेज की इसी अवस्था के कारण ये जो यहाँ पे संरचना बनी है और ये शुरुआत वाली बनी है, ये दोबारा से आ जाती है, ठीक है। यानी कि दोबारा से जो केंद्रिका, जो केंद्रक झिल्ली गायब हुए थे, यानी इन अवस्थाओं में नहीं थे, ये दोबारा से वापस यहाँ पे बन जाते हैं और दोबारा से बनेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। यानी कि टेलोफेज की वो अवस्था जिसके अंदर कोशिकांग दोबारा बन जाते हैं, केंद्रक झिल्ली दोबारा बन जाती है, न्यूक्लियोल जो होती है यानी कि केंद्रिका होती है वो दोबारा बन जाती है, तो उसी अवस्था को बोलते हैं टेलोफेज। क्या बोलते हैं? टेलोफेज बोलते हैं। तो आई होप ये आपको कैरियोकाइनेसिस का जो केंद्रक विभाजन का जो पूरा प्रक्रम है, पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो डायग्राम के माध्यम से समझ में आई होगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेटर रहेगा। तो अब बारी है उन दो प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न, समसूत्री विभाजन में वो कौन सी प्रावस्था होती है जिसके अंदर गुणसूत्रों के आकार को आसानी से पहचाना जा सकता है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है एनाफेज। कौन सी अवस्था है? एनाफेज, यानी कि वो पश्चावस्था जिसके दौरान ये जो गुणसूत्र होते हैं ये आपस में टूट जाएंगे और अलग अलग ध्रुवों पे क्या करेंगे? गति करेंगे। और इसी अवस्था के अंदर लगभग मोस्टली जो वी शेप बनती है गुणसूत्रों की वो आसानी से पहचानी जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या था? एनाफेज, यानी कि पश्चावस्था। तो अब बारी है अगले प्रश्न की जो आपसे पूछा गया था अननोन क्वेश्चन के रूप में। वो प्रश्न ये था कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है, उसके अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, यानी कि कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है G0 फेज़, यानी कि जो G0 अवस्था होती है वो अवस्था उसके अंदर पाई जाती है। नॉन डिवाइडिंग अवस्था होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है। मोस्टली ह्यूमन जो सेल होती है, मसल सेल्स होती है, उसके अंदर भी ये G0 फेज़ अवस्था पाई जाती है। तो ये इसका सही जवाब क्या था? G0 फेज़। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अब मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर। तब तक आप ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको रिपीट कीजिए और अपने घर पे रहिए, अध्ययन करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। टेक केयर।